जय श्री श्याम। आज हमारा बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 17 रहेगा। बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 रहेगा और आज हम गैसों की अभिगमन परिघटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। गैसों के अंदर जो अभिगमन जो परिघटनाएं होंगी वो या हम मान सकते हैं भी अणुओं की संख्या का अभिगमन हो रहा है या टेम्परेचर का अभिगमन हो रहा है या भी शांता द्रव के अंदर निकाल सकते हैं या उष्मा का अभिगमन हो रहा है, उनके बारे में क्या है आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे भी अभिगमन परिघटनाओं के लिए एक निकाय की आवश्यकता होती है। एक निकाय की आवश्यकता होती है और निकाय के किस प्रकार का होना चाहिए ये बताता है। भी निकाय क्या होना चाहिए, भी स्थायी परंतु असाम्य अवस्था में होना चाहिए। भी इस प्रकार का निकाय होना चाहिए। भी निकाय क्या होना चाहिए, भी स्थायी परंतु असाम्य अवस्था के अंदर। इस प्रकार के निकाय के लिए स्थायी असाम्य अवस्था निकाय उत्पन्न करने के लिए किसी भौतिक राशि के किसी भौतिक राशि की प्रवणता उत्पन्न की जाती है। कहने का मतलब क्या है, अभिगमन परिघटनाओं के बारे में डिस्कस करने के लिए भी एक निकाय की आवश्यकता होती है। निकाय क्या होना चाहिए, स्थायी परंतु असाम्य अवस्था के अंदर होना चाहिए। और इस प्रकार के निकाय को बनाने के लिए हमें उसके अंदर किसी भौतिक राशि के चर की क्या है भी प्रवणता उत्पन्न की जाती है। प्रवणता क्या होता है, भी कोई भी फैक्टर मान लो या कोई भी राशि मान लो, उसका दूरी के साथ क्या हो भी वैल्यू क्या हो भी चेंज हो रही हो, ठीक है। उसके बारे में क्या है भी हम डिस्कस करते हैं। अब क्या होता है भी यहाँ पे जो किसी भौतिक राशि के अंदर जो प्रवणता उत्पन्न होती है वो काम करती है परिचालक बल का। परिचालक बल का क्या करती है भी कार्य करती है। अब क्या है भी किसी निकाय को मान लो भी इस प्रकार का कोई निकाय मान लो, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया T1 और B, ये दो पार्ट हो गए। और इस निकाय को क्या है भी T1 उष्मा भंडार में जो डिफरेंट टेम्परेचर वाले T2 उष्मा भंडार के जब नज़दीक रखा जाता है तो इसके अंदर क्या हो जाती है भी ताप प्रवणता उत्पन्न हो जाती है और जिसके कारण क्या होता है भी उष्मा का अभिगमन होता है। भी किसी निकाय को क्या है भी दो अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड कर अलग अलग टेम्परेचर के पास रखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा भी टेम्परेचर चेंज होगा तो ताप प्रवणता उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है भी उष्मा का अभिगमन होता है और ताप प्रवणता क्या है भी एक परिचालक बल के रूप में क्या है भी कार्य करती है। तो क्या भी इसको डिस्कशन करते हैं। अब देखते हैं भी जो अभिगमन गुणांकों के बारे में डिस्कस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा भी आपका अधिकांश अभिगमन परिघटनाओं में भौतिक राशि का फ्लक्स परिचालक बल के समानुपाती होता है। तो फ्लक्स भौतिक राशि का फ्लक्स समानुपाती होता है भी परिचालक बल के। और या लिख सकते हैं भी भौतिक राशि का फ्लक्स इक्वल हो जाएगा अभिगमन
गुणांक इंटू परिचालक बल भी। तो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, उसके अंदर क्या होता है, भौतिक राशि का फ्लक्स क्या होता है भी, परिचालक बल के समानुपाती होता है, जिसके अंदर भौतिक राशि का फ्लक्स समानुपाती नियतांक घटाएंगे तो अभिगमन गुणांक आ जाएगा इंटू परिचालक बल। अब डिस्कस करते हैं उससे आगे। फ्लक्स, किसी भौतिक राशि का फ्लक्स घनत्व भौतिक राशि का फ्लक्स घनत्व वो क्या होता है देखिएगा। एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में, एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में अभिगमित भौतिक राशि की मात्रा फ्लक्स घनत्व कहलाती है। एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में गुजरने वाले बल रेखा, एक पढ़ा होगा भी आपने, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है भी, एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है भी, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। इसी प्रकार से एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में अभिगमित, ठीक है, भौतिक राशि की मात्रा क्या कहलाएगी, फ्लक्स घनत्व कहलाएगी। और भौतिक राशि मान लो क्या है भी, यहाँ पे एक है तो फ्लक्स घनत्व ए है तो इसे जे ए से डिनोट कर देंगे फ्लक्स घनत्व को, ठीक है। ये तो हो गया भी आपका फ्लक्स घनत्व भी अभिगमन परिघटनाओं के अंदर क्या भी, एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में गुजरने वाली या भी अभिगमित भौतिक राशि की मात्रा, वो क्या भी किसी भी प्रकार से हो सकती है, अणुओं की संख्या के रूप में भी हो सकती है, टेम्परेचर के रूप में भी हो सकती है, उस क्वांटिटी की मात्रा और भी टाइप से हो सकती है, वो क्या कहलाती है भी, फ्लक्स घनत्व की। अब फ्लक्स घनत्व की वैल्यू फाइंड करेंगे किन किन कंडीशनों के अंदर, तो सबसे पहले फाइंड करते हैं विसरण। विसरण विसरण के अंदर क्या बताता है भी, किसी पदार्थ के अंदर या भी किसी पृष्ठ के, मान लो भी किसी पदार्थ के अंदर कि एक और एक साइड में प्रत्येकांक आयतन अणुओं की संख्या, दूसरी ओर मान लो कि प्रत्येकांक आयतन अणुओं की संख्या से क्या होती है, भिन्न होती है, जिसके कारण क्या होता है भी अणुओं का अभिगमन होता है और जिसके कारण क्या होती है भी सांद्रण प्रवणता उत्पन्न हो जाती है और इस घटना को बोलते हैं विसरण बोलते हैं। दोबारा देखिएगा भी, किसी पदार्थ में या किसी पृष्ठ में के एक और प्रत्येकांक आयतन अणुओं की संख्या दूसरी ओर प्रत्येकांक आयतन अणुओं की संख्या से भिन्न होती है, जिसके कारण क्या होता है भी अणुओं का अभिगमन होता है और इस घटना को बोलते हैं विसरण बोलते हैं। भी क्या होता है भी, किसी पृष्ठ के एक और प्रति एकांक आयतन अणुओं की संख्या दूसरी ओर के प्रति एकांक आयतन अणुओं की दूसरी ओर के प्रत्येकांक आयतन अणुओं की संख्या से भिन्न होती है, जिससे
अणुओं का अभिगमन होता है और जिससे सांद्रण प्रवणता उत्पन्न हो जाती है। सांद्रण प्रवणता उत्पन्न हो जाती है और इस परिघटना को विसरण कहते हैं। इस परिघटना को क्या बोलते हैं भी? विसरण कहते हैं। अब यहां से कि अब इसका फ्लक्स घनत्व क्या ज्ञात करेंगे। n मान लो किसी आणविक जाति के, कोई भी मान लो किसी भी प्रकार आणविक जाति के अणुओं का संख्या घनत्व है। स्मॉल n मान लो, तो यहां तो सांद्रण प्रवणता ग्रेडियंट n होगी। तो सांद्रण प्रवणता क्या हो जाएगी भी? ग्रेडियंट n हो जाएगी। तो यहां से जो फ्लक्स घनत्व की वैल्यू आएगी वो किस प्रकार से डेफिनेशन लिख सकते हैं भी? किसी एकांक क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में अभिगमित अणुओं की मात्रा किसी एकांक क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में अभिगमित अणुओं की मात्रा क्या कहलाती है? फ्लक्स घनत्व कहलाती है। ठीक है। यहाँ पे अणुओं की संख्या फैक्टर डिनोट कर रहा है, तो यहाँ Jn से डिनोट कर देंगे। ठीक है। और Jn यहाँ पे क्या हो जाएगा? -d ग्रेडियंट n, और d यहाँ पे क्या कहलाता है भी? विसरण गुणांक कहलाता है। और ये नियम क्या कहलाता है भी? फिक का नियम कहलाता है। और ये नियम क्या कहलाता है भी आपका? फिक का नियम। ठीक है। अब और यहाँ पे नेगेटिव साइन इस बात को इंगित करता है भी, यहाँ पे अणुओं के अभिगमन की दिशा और प्रवणता की दिशा एक दूसरे के क्या होती है भी? विपरीत होती है। ठीक है। नेगेटिव साइन क्या है भी? इस बात को इंगित करता है भी यहाँ पे किसी भौतिक राशि के अभिगमन या भी अणुओं के जो अभिगमन की दिशा और प्रवणता की दिशा क्या होती है भी? एक दूसरे के अपोजिट होती है। अब यहाँ पे मान लो भी अणुओं का अभिगमन x दिशा के अंदर हो रहा हो भी, केवल x दिशा में हो रहा हो, तो उस कंडीशन के अंदर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यदि संख्या घनत्व n केवल x दिशा में परिवर्तित हो रहा हो, तो यहाँ पे Jn x - d dn/dx हो जाएगा। और d का मात्रक क्या हो जाएगा? यहाँ से d Jn x dx/dx
DN, ये चीज होगी। अब क्या देखो ये क्या होता है भाई, इधर वाली साइड लिख लो आप, D, ये क्या है भी, एकांक क्षेत्रफल है और एकांक समय में भी, एकांक क्षेत्रफल है और एकांक समय में अणुओं की संख्या है, संख्या यही है अभिगमित अणुओं की संख्या। dx क्या है भी, यहाँ पे दूरी है मीटर हो गया। dn क्या है भी, संख्या भी, dn यहाँ पे क्या है भी, संख्या घनत्व है। एकांक आयतन में अणुओं की संख्या भी, यहाँ पे n को क्या मानना था भी, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या मानना था। तो यहां से जो इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगी भी आपके, अणुओं की संख्या से अणुओं की संख्या कैंसिल, a को क्या है मीटर स्क्वायर रख सकते हैं, तो यहां से ये कैंसिल है और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा अभी आपका, एकांक आयतन मीटर की क्यूब, ठीक है। तो ऊपर क्या बच जाएगा अभी आपका 1/मीटर सेकेंड इंटू मीटर की क्यूब और मीटर से यहाँ पे मीटर स्क्वायर, तो D इक्वल टू आ गया अभी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ये चीज़ प्राप्त होती है भी आपके पास, या भी CGS के अंदर क्या लिख देंगे भी इसको, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स। ये चीज़ क्या हो जाएगी भी आपके प्राप्त हो जाएगी। विफ्लक्स, ये क्या है विफ्लक्स घनत्व भी, एकांक क्षेत्रफल में एकांक समय में अभिगमित अणुओं की संख्या, dx दूरी ये मीटर है, n यहाँ पे क्या है भी संख्या घनत्व है, तो एकांक आयतन में अणुओं की संख्या फाइंड करेंगे तो ये विषम गुणांक की क्या आ जाएगी भी, मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स या सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, ये MKS पद्धति में और ये CGS पद्धति में। अब डिस्कस करते हैं भी श्यानता में समवेग के अभिगमन के बारे में। अब डिस्कस करते हैं भी हम श्यानता में समवेग के अभिगमन के बारे में। श्यानता क्या होती है, अब क्या भी इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो भी ये मान लो भी कोई द्रव है और x दिशा में क्या है भी बह रहा है, तो देखिएगा यहां से फ्लक्स घनत्व की वैल्यू को भी क्या है भी फाइंड करेंगे। भी कोई द्रव बह रहा है, या दोबारा देख लीजिएगा इस प्रकार से, श्यानता के अंदर डिनोट करते हैं। वेलोसिटी मान लो x डायरेक्शन के अंदर, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं वेलोसिटी क्या हो रही है भी चेंज हो रही है। ये z मान लो, ठीक है, और ये क्या मान लो भी x डायरेक्शन के अंदर, जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे क्या अभी वेलोसिटी का मान क्या हो रहा है भी आपका चेंज हो रहा है। और वेलोसिटी का मान चेंज हो रहा है, जैसे जा रहे हैं जैसे जैसे क्या अभी वेलोसिटी का मान चेंज हो रहा है, उसी प्रकार से क्या है भी अणु के भी गति कर रहे हैं, जिसके कारण मोमेंटम का फैक्टर होगा वो भी क्या होगा भी अलग अलग होगा। तो यहाँ से बोलते हैं भी समवेग का क्या हो रहा है भी अभिगमन हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है भी फैक्टर को निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भी
समवेग का अभिगमन हो रहा है। ठीक है, अब मान लो भी द्रव मान लो x दिशा में बह रहा है या गैस का प्रवाह मान लो, यदि किसी गैस का प्रवाह है x दिशा में तथा वो वेग प्रवणता z दिशा में हो तो एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में अभिगमित x दिशा में समवेग, तो एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में अभिगमित x दिशा में समवेग JPX से डिनोट करेंगे। यही होगा, एकांक क्षेत्रफल में एकांक समय में अभिगमित x दिशा में समवेग होगा तो फ्लक्स घनत्व होगा, तो वो क्या होगा भी JPX के क्या हो जाएगा भी बराबर हो जाएगा। या इस फैक्टर को ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस नीटा dVx अपॉन वेग x दिशा में है z दिशा में जा रही है तब क्या भी चेंज हो रहा है, तो यहाँ से वेग प्रवणता उत्पन्न हो रही है। इस फैक्टर को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जब एकांक क्षेत्रफल में से एकांक समय में अभिगमित x दिशा में समवेग mv ये हो जाएगा, लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा भी v अपॉन s वेग में परिवर्तन की दर प्रवणता a और m में क्या हो जाएगा भी यहाँ पे फोर्स अपॉन a। दोबारा देख लीजिएगा ये भी एक बार, एकांक क्षेत्रफल में एकांक समय में अभिगमित x दिशा में समवेग mv और m अपॉन a वेग में परिवर्तन की दर त्वरण के बराबर होती है और ma क्या होता है भी फोर्स के बराबर होता है। x दिशा में फोर्स लग रहा है fx अपॉन a आ जाएगा। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इस फैक्टर को ही, एक ही बात है दोनों। और यहाँ पे जो नीटा होता है वो क्या कहलाता है भी आपका श्यानता गुणांक कहलाता है। यहाँ पे जो नीटा फैक्टर है वो आपका कहलाता है श्यानता गुणांक। और यदि dvx अपॉन dz इक्वल टू 1 हो तो लिख सकते हैं dvx अपॉन dz क्या हो जाएगा 1 होगा, तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल या कार्यरत बल श्यानता गुणांक के बराबर होता है। तो क्या लिख सकते हैं भी यहाँ पे ये फैक्टर की वैल्यू 1 हो तो एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल श्यानता गुणांक के बराबर होता है। यही हो जाएगा बे fx अपॉन a माइनस एन dvx अपॉन dz। इस फैक्टर की वैल्यू 1 मान लो तो ये गया एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल श्यानता गुणांक के बराबर होता है। नीटा से डिनोट किया है भी श्यानता गुणांक को, ईटा से। ठीक है, अब के भी इसकी भी यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं अपने। वो क्या हो जाएगी भी सीजीएस पत्ती भी और एमकेएस पत्ती भी। तो देखिएगा नीटा की यूनिट यही होगी fx dz और a
dvx। यही होती है नीटा। पहले m के स्पत्ति में कर लेते हैं न्यूटन मीटर है, मीटर की स्क्वायर है, वेग है मीटर प्रति सेकंड, मीटर से मीटर कैंसिल है तो ये क्या आ जाएगा अभी, न्यूटन है सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर एम के स्पत्ति में। ठीक है। सीधी स्पत्ति में क्या हो जाएगा अभी आपका, न्यूटन की जगह क्या आ जाएगा अभी, डाइन सेकंड अपॉन सेंटीमीटर की स्क्वायर, या इसको पवाज भी बोल देते हैं यार, या इसको पोइज भी बोल देते हैं। यह आ गया अभी आपका समवेग का अभिगमन के बारे में। न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर और डाइन सेकंड प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एम की स्पत्ति हो गई, या आपकी क्या हो गई, बीसीजी स्पत्ति हो गई। तो आज हमने अभिगमन परिघटनाओं के बारे में चर्चा की। अब उसके बाद में टॉपिक है अभी समवेग का अभिगमन है, ऊर्जा का अभिगमन है और द्रव्य का अभिगमन। समवेग का अभिगमन, ऊर्जा का अभिगमन, द्रव्य का अभिगमन पूरी विस्तृत टॉपिक है। तो उसके बारे में किस प्रकार से क्या भी घटनाएं होगी या किस प्रकार के रिजल्ट आएंगे वो डिस्कस करते हैं अभी हम आगे वाले लेक्चर के अंदर।